नमस्कार। बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं सौरभ आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका था। आज हम इस क्लास में हम आपको बता दें कि इसकी पिछली वाली क्लास में हमने प्रश्नोत्तर भाग 1 किया था। आज उससे जो अगला क्वेश्चन है जो हमने पीछे करवा दिया था, उससे ही आगे वाली सीरीज है, उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर वो जो क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन वो है जो हमने पढ़ा दिया, वहां से आए हुए क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको बताया गया है और उस बताने के हिसाब से ये क्वेश्चन बने। इसका मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो उसी प्रकार से बनेंगे। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, थोड़ी सी घुमाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वहां से ये क्वेश्चन बनाएगा नहीं। और आप लोगों को खुशी होगी, बहुत दिन बाद, शायद 3-4 दिन बाद देखने को मिलूंगा। और ठीक है, कुछ दिन बाद मिले हैं लेकिन अच्छे से मिले हैं। देखेंगे हम आज जो भाग करेंगे वो करेंगे प्रश्नोत्तर भाग 2। प्रश्नोत्तर भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकेगा सब क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है। और शायद पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो क्वेश्चन कराए गए थे अमूमन सबको आ रहे थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें सोचना था। और आज भी उसी तरीके के क्वेश्चन है। देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके। मैं जैसे आपको यहाँ सारे क्वेश्चन देखेंगे, मैं नीचे सॉल्व बताऊंगा। हाँ, अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आइएगा। ठीक, मिलेंगे वहीं। ठीक है, देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जब सूर्योदय होता है तो भारत के किस हिस्से में सबसे पहले दिखाई देता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बात समझ आ रही? समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है आपसे है, एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं कि नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी। क्वेश्चन ये है। अब उसका सलूशन क्या है? हमने आपसे बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। इधर से सूर्य की रोशनी अगर यहां से इधर आएगी तो इसके इस वाले हिस्से पे पहले पड़ेगी, फिर बाद में इधर पड़ेगी, फिर बाद में मतलब जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट होगी तब उसकी दिशा पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे पूर्व वाला स्थान होगा वहीं पर पड़ेगी। तो आपके ऑप्शंस हैं, देखिएगा। पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो है 23 अंश पश्चिम। दूसरा ऑप्शन आपका है 82.5 अंश पूर्व। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है 92 अंश और इसके साथ लगा है पश्चिम। और जो चौथा ऑप्शन है वो है 93.5 पूर्व। देखिएगा, जैसे सूर्य निकलेगा तो ये किरणें सूर्य की तरफ सबसे पहले पड़ेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो पश्चिम वाला ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब हम बात करेंगे 82.5 अंश पूर्व और 93.5 अंश पूर्व की, दोनों की बात करेंगे। आखिर कैसे ये सही होंगे। ये दोनों पश्चिम वाले तो कैंसिल हो गए, इसे हटा दे रहा हूं, जो है उन पे चर्चा करते। देखिए 82.5 अंश पूर्व जरूर है, लेकिन ये देशांतर रेखा भारत की मध्याह्न रेखा है, मतलब 20 से होकर गुजरती है। और 20 से कोई चीज बीच पे तभी पहुंचेगी जब वो शुरू से आएगी, तब ना बीच में आएगी। अगर रोशनी शुरू में पड़ेगी तब ना बीच में आएगी, डायरेक्ट तो बीच में आ तो नहीं जाएगी। वैसे ही जो हमारा
चौथा ऑप्शन है वो है 93.5 पूर्व। और 93.5 पूर्व अब भारत में पड़ता कहाँ है, कि अरुणाचल प्रदेश वाले में पड़ता है या फिर और कहीं पड़ता है, उसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारा 93.5 अंश पूर्व देशांतर है वो कहाँ पड़ता है ये देख लीजिए, हो सकता है आगे पूछा जाए। तो 93.5 अंश पूर्व देशांतर जो है वो भारत के अंडमान निकोबार से गुजरता है, अंडमान निकोबार से होके गुजरता है। और अंडमान निकोबार से होके गुजरता है, ठीक है, लेकिन वहां पे एक द्वीप है जिसका नाम है कटचल द्वीप। आपका जो ऑप्शन है वो ये वाला सही था, 93 अंश पूर्व देशांतर जो अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है। और अंडमान निकोबार पे कटचल द्वीप है जहां पर सबसे पहले रोशनी सूर्य की पड़ती है। तो ये था आपका पहला वाला क्वेश्चन। अब जो हम बात करेंगे वो देखेंगे दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पे कि आखिर दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर्स पढ़े होंगे तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि क्या है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो पहला ऑप्शन है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अगला जो ऑप्शन आपका है वो है अंतरराष्ट्रीय अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और जो तीसरा वाला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा। और जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है प्रधान मध्याह्न रेखा। देखिएगा, आपसे पूछा गया है, दूसरा वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो देखिएगा, देशांतर हमेशा पूर्व और पश्चिम के बारे में हमें बताएगा। ये पृथ्वी है, अगर देशांतर खींचेंगे इधर वाला हिस्सा पूर्व और इधर ही वाला हिस्सा पश्चिम होगा, तो देशांतर तो बताएगा नहीं, वहां मानक समय हटा दीजिए, इसे कैंसिल। देशांतर अक्षांश हमेशा, अगर अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश जो होगा वो ये पृथ्वी है, अक्षांश इस तरीके से खींचा जाता है। इसका मतलब है अक्षांश के उत्तर में उत्तर और जो दक्षिण में दक्षिण होगा। इसका मतलब अक्षांश भी वहां के मानक समय को नहीं हटाता, तो दो ऑप्शन हटा दीजिए। अब इन दोनों ऑप्शन पे चर्चा करनी है। हमसे पूछा गया है मानक समय, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ लिखा हुआ है, तिथि का मतलब डेट। और हमसे पूछा गया है टाइम, तो डेट लाइन भी कैंसिल हो जाएगी। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते किसे हैं ये भी जान लीजिएगा, 180 अंश जो देशांतर है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा जो हमारी जीरो देशांतर है उसी को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। और इसी को ही हम पूरे विश्व की मानक समय रेखा या मध्याह्न रेखा या स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है प्रधान मध्याह्न रेखा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा, देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ, कुछ भी हो, तो बेशक आइएगा, क्या दिक्कत है। दोस्त हैं आप भी, हम भी वही हैं, ठीक, दोस्ती बना के रखिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। आपसे क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है।
अब आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका से, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। और जो ये होती है वो होती है 180 अंश। इसके बारे में चर्चा की जा रही है और ये कहा जा रहा है ये कहाँ से होकर गुजरती है। मैं आपको बता दूं ये गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर, प्रशांत महासागर से गुजरने के साथ साथ इस रेखा को 8 स्थान से विचलित कर दिया गया है। और अगर ये चीज आपको नहीं समझ आ रही है क्वेश्चन में तो वीडियो जाके देखेंगे, वहां देशांतर वाले में हमने आपको बताया हुआ है। ये हो गई। और दूसरी चीज, एक चीज और, ठीक है, इससे इतना ही आपसे पूछा गया इस वाले क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन ये था आपसे कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो सीधे सीधे आपका जो ऑप्शन है प्रशांत महासागर, वो वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपसे क्या पूछा जाता है, देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। जब हमने आपसे बात करी थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की 180 अंश देशांतर के बारे में बात करी थी, हमने आपको बताया था। और आपके ऑप्शन है मलक्का जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ये आपके ऑप्शन है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, और या इसी को लिखा होगा बेरिंग जल डमरू मध्य, ये लिखा होगा। ये प्रशांत महासागर में एक अलास्का के, और अगर बात करेंगे तो दक्षिण उत्तरी अमेरिका और रूस को अलग करने वाली जल संधि है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि रूस को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ये तो हो गया। लेकिन इसके साथ साथ और भी क्या पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि के समानांतर कौन सी रेखा खींची गई है। तो वो जो रेखा है वो है 180 अंश देशांतर। अब 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं या इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन है बेरिंग जल संधि उसके सर्वाधिक समीप है। देखिएगा, क्वेश्चन करते रहेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की बात है। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया। एक चीज बताऊं, जो ये क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं और जब आप लेक्चर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे लेक्चर वाली जिसमें हमने आपको सब कुछ बताया हुआ है, तो वहां से उसको पढ़ने के बाद जब ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, पढ़ा होगा और मजा भी आएगा। सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। क्वेश्चन है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। देखिएगा, पहला है समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर और अक्षांश। अक्षांश का इसमें कोई रोल नहीं, हटा दीजिए। हाँ, समुद्री धारा से यह कहा जाता है कि अगर समुद्री धाराएं अगर आगे की तरफ चल रही हैं तो उसके साथ अगर आप जाएंगे तो आपकी स्पीड जल्दी हो जाएगी, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज बताइएगा, तो क्या आप हमेशा समुद्री धाराओं के दिशा में चलेंगे? कभी कभी ऐसा तो आएगा कि उसके विपरीत चलना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी ऑप्शन हटाइए। अगला है समुद्री हवा। पहले इसका यूज होता था जब वैसी नाव होती थी कि हाथ से चलाने वाली, मजदूर चलाते थे, तो किया जाता था एक बड़ा सा पर्दा लगाया जाता था और जिस दिशा में हवा चलती थी उसी दिशा में कर दिया जाता था। हवा के धक्के से
नाव आसानी से उस दिशा में बहुत दूरी तय कर लेती थी। लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि विपरीत दिशा में जाना होता, तब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। फिर उस पर्दे को हटा दिया जाता था, तो थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ती, लेकिन मेहनत तब भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो इन दोनों ऑप्शन को हटाइए, समुद्री धारा को हटाइए, समुद्री हवा को हटाइए, उसके साथ साथ अक्षांश को भी हटा दीजिए। तो जो देशांतर होती है वो, उसको हमें मार्ग बनाएंगे तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे ये देख लीजिए। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है देशांतर। अब देशांतर कैसे, हमने आपको बताया था कि ये पृथ्वी है, ये एक देशांतर है जिसे कहते हैं 180 अंश देशांतर। इसे 8 जगह से मोड़ा गया है। अगर हमें इस साइड रविवार है, इस साइड हमें मिल जाता है सोमवार। अब अगर यहाँ आएंगे तो इसका एक दिन बढ़ जाएगा और यहाँ जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर तुरंत देशांतर पार कर रहे हैं आप, कुछ नहीं, कोई भी समुद्र हो, कोई भी नदी हो, कोई भी झील हो, मैटर नहीं करता। सिर्फ क्या मैटर करता है कि आप अगर इस रेखा के पूरब में हो तो रविवार, और जैसे ही पार करोगे सोमवार, पूरे एक दिन का अंतर मिलेगा आपको। और इधर आप सोमवार हो, अगर आप इधर जाओगे तो रविवार, इसका मतलब पूरा एक दिन का फायदा और नुकसान होगा। तो देशांतर सबसे अच्छा मार्ग होगा, सबसे कम समय में एक दिन की बचत कर रहा है। तो ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे पूछा गया है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लगभग 40,000 किलोमीटर, ये आपका सही है। अगर इसी को कभी कभी वो मील में देगा, अगर वो मील में देगा तो कितना होगा, तो 2400 इतना मील। अगर इसे किलोमीटर में देगा, कि पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा की लंबाई है वो है लगभग 40,000 किलोमीटर। अगर इसे मील में देगा तो वो देगा 24,901। मतलब आपसे कहेगा तो वो देगा 24,901 मील देगा। इतना के लगभग है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये हमने बताया नहीं था उसमें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आया है तो देख लीजिएगा। देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपसे कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जैसे आप जब क्वेश्चन करते हैं, अगर कहीं नहीं की बात आती है तो उसपे थोड़ा ज्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हाँ के चक्कर में क्वेश्चन हो जाता है गलत, कि दिमाग में थ्योरी की बनी हुई कहाँ से जाती है, जाने वाला याद है और दिमाग में आया नहीं, करिए नहीं पूछा हुआ, फिर तो गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब किया धरा सब पानी। तो वही बात है कि क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा, रुक के पढ़िएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप 3-4 घंटा वेट कर सकते हैं किसी का, तो 2-4 सेकंड वेट करके पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। अब कहाँ कहाँ से गुजरती है ये हमने आपको बता दिया है। तो जो आपका ऑप्शन है, जैसे अगर कीनिया की बात की जाए, कीनिया को अब केन्या कहा जाता है, ये जान लीजिएगा, केन्या पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका है मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको। और जो आपका तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया। अगर आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, इंडोनेशिया। और चौथा स्थान आपका ब्राजील। देखिएगा एक एक ऑप्शन, केन्या, केन्या से कौन सी रेखा गुजरती है, तो केन्या से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर आप देखेंगे भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है, तो ये ऑप्शन, अब उसमें नहीं पूछा गया है ना, तो ये तो है, तो ये हटा दीजिए इसे। तो मैक्सिको, मैक्सिको से कौन सी गुजरती है, अब देखो मैक्सिको जो है, मैक्सिको से कर्क गुजरती है,
यहाँ से करके गुजरती है, इंडोनेशिया से करके गुजरती है। अच्छा, ब्राजील की बात आती है तो ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। आप अगर देखेंगे, हमने आपको बताया था मकर दोनों गुजरती कहाँ से, ब्राजील से। तो हमसे पूछा गया है कहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो वो हमारा है मैक्सिको। मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, वो हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक, जो भी ऑप्शन हो, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर मैक्सिको है, मैक्सिको ऑप्शन नंबर बी है, तो मैक्सिको आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिएगा, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो फिर तो पहुंचिए ना हम तक, क्या दिक्कत है, लिखिए क्या दिक्कत है, तो जो भी है आराम से देखिएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 से पूछा गया है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बस वही है, 7वां क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा बदल के दिया है। भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से, कोस्टा रिका, केनिया, वेनेजुला। अभी हमने बताया था केनिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन हो गया केनिया, ऑप्शन नंबर सी, जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिएगा, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने थोड़ी सी पढ़ाई करी, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो बहुत ज्यादा वो नहीं करे, नहीं आ रहा, आने का कोई मतलब ही नहीं है, पढ़े हैं तो कर ले जाएंगे। देखिएगा अगला, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, थोड़ा सा समझने की चीज है, अभी बता रहा हूं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है, देखिएगा समझिएगा, आपसे पूछा वार्षिक तापांतर है और न्यूनतम होना चाहिए, मतलब कि ये एक स्थान ये है और यहाँ का एक स्थान है ए और यहाँ का स्थान है बी। अगर यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री है और एक समय यहाँ का टेम्परेचर अगर 50 हो रहा है, तो देखिएगा दोनों में लगभग 40 डिग्री का अंतर मिल रहा है, इतना का तापांतर मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए एक बी का 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है और यहाँ का 12 डिग्री सेल्सियस है, तो देखिएगा इन पे जो तापांतर आ रहा है वो सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का तापांतर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच तापांतर बहुत कम है। अब तापांतर कम होने का मतलब ये है कि जो सूर्य की रोशनी है उस पर लंबवत पड़ने से होगी। अगर सूर्य की रोशनी हमेशा लंबवत पड़ेगी तो जो तापांतर होगा वो न्यूनतम होगा। अगर सूर्य की रोशनी वहां एक बार बहुत तेज पड़े, एक बार बहुत कम पड़े, वहां का तापांतर सबसे ज्यादा होगा। तो देखिएगा पूरी पृथ्वी पर ये कंडीशन होती कहाँ, ये देख लीजिएगा। एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, देखिएगा भूमध्य रेखा के बारे में बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच से जाने वाली रेखा है भूमध्य रेखा। हमने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पे रात दिन बराबर होते हैं। अगर रात और दिन बराबर होते हैं इसका मतलब है जो सूर्य की किरणें वहां पे पड़ती हैं वो वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, और अगर वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं तो वहां पे तापांतर न्यूनतम होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, अगला है कर्क रेखा, या फिर अगर कर्क रेखा ऊपर होती, यहां देखिएगा एक बार लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर एक बार लंबवत चमकता है, एक बार मकर रेखा पर लंबवत। जब ये कर्क रेखा पे चमकेगा तो यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा, यहाँ का सबसे कम, यहाँ का ज्यादा यहाँ का कम, लेकिन अगर जब यहाँ चमकेगा तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा यहाँ कम, लेकिन ये उस वाले हिस्से में हमेशा बराबर होगा। तो भूमध्य रेखा पर जो वार्षिक तापांतर होता है वो सबसे ज्यादा न्यूनतम होता है। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन है आपसे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? एकदम सिंपल साधारण सा प्रश्न है और शायद बहुत सारे लोगों का ऐसे ही आ गया होगा, जैसे ही सुना होगा कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं, एकदम दिमाग में तुरंत आ गया होगा। नहीं आ रहा तो देखिएगा, पहला है अफ्रीका। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये है
उत्तरी अमेरिका, ये है नीचे दक्षिण, और ये है अफ्रीका। ये है अफ्रीका, इधर है यूरोप और एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा यहाँ से जाती, ऊपर से जाती कर्क रेखा, कर्क रेखा जाती है तो भी यहाँ से अफ्रीका से, फिर यहाँ से जाती भूमध्य रेखा, ये भी अफ्रीका से, यहाँ जाती मकर रेखा, ये भी अफ्रीका से। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से तीनों रेखाएं होकर होकर गुजरती हैं। तो ये थे आज के आपको 10 क्वेश्चन। जो भी ऑप्शन होगा वो सही है 10वां क्वेश्चन का। देखिएगा ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चनों को अगर आप थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक, और बेहतरीन कर पाएंगे तो कमेंट में आगे जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ईमानदारी से, बेईमानी नहीं। ओके, ठीक, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अगर 10 में से 10 से आ रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, नहीं आ रहे थे तो कोशिश करिएगा करने की। ठीक है, और अगले वाले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।